बदलते भारत की शान। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कुछ लोगों का ये तक मानना है कि मिट्टी की घटती उर्वरता और साथ ही फसलों में घटते पोषक तत्व एक बड़ी वजह है रसायनों का इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि वाकई में क्या इन दावों के पीछे कोई हकीकत है, कोई ऐसा अध्ययन है या फिर वैज्ञानिक आधार है जिनसे इन सवालों के जवाबों को तलाशा जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें इन्हीं सवालों के हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे रासायनिक उर्वरकों से जुड़ी भ्रांतियां और हकीकत की, यानी रासायनिक उर्वरक, भ्रांतियां और हकीकत। खेती में रासायनिक उर्वरकों की भूमिका को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। ये बहस इतनी बढ़ गई है कि कुछ लोग इन्हें खेती का विलन मानने लगे हैं। उनकी राय में मिट्टी की घटती उर्वरता, फसलों में कीट पतंगों के प्रकोप और उनकी कमजोर गुणवत्ता के लिए रासायनिक उर्वरक भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस तरह की धारणाओं ने उर्वरक उद्योग को सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब वो लोगों को समझाने में लगे हैं। उनका कहना है कि ये उर्वरक अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। भारतीय उर्वरक संघ के वार्षिक संगोष्ठी में इस बात पर खासा जोर दिया गया। नई दिल्ली में 6 से 8 दिसंबर के बीच आयोजित 59वें वार्षिक सेमिनार में उर्वरक जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियों और किसानों ने शिरकत की। संगोष्ठी का उद्घाटन केंद्रीय उर्वरक मंत्री द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उर्वरक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। आज हमारे पास 2 लाख किसान समृद्धि केंद्र है, उसके द्वारा हम किसान को अच्छी तरह से अल्टरनेट फर्टिलाइजर के बारे में समझा रहे हैं। मैं मानता हूं कि दोनों के लिए नुकसान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉस्फरिक फर्टिलाइजर, फॉस्फरिक एसिड के लिए प्राइस फिक्स करने के लिए मिनिस्ट्री का भी इंटरवेंशन होना चाहिए और मिनिस्ट्री और एसोसिएशन साथ में बैठ के फॉस्फरिक फर्टिलाइजर का प्राइस तय करे भाई। दूसरा, जो मुझे लगेगा कि अभी इंडिया कहां जाएगा वो भूल जाना है। हमें इंडिया को लेना ही पड़ेगा, ये विषय माइंड से निकाल दो। आज इंडिया सक्षम है अपने किसानों के बीच में बात रखने के लिए भी। आज इंडिया सक्षम है कि हम अप्रोच किसान को करके इंटरवेंशन करने के लिए। आज वी हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। जो एक सेंटेंस बोलते हैं, देश के हर नागरिक उसको फॉलो करते हैं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री का कहना है कि 2025 तक हमारा देश यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। संगोष्ठी में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना था कि रासायनिक उर्वरक खेती के खलनायक नहीं बल्कि नायक हैं। यदि आप यील्ड का लेवल इंक्रीज करते हो, गेहूं का 6-7 क्विंटल प्रति एकड़ से आप 15 क्विंटल पे ले जाते हो, चावल का या धान का आप 7-8 से 15-20 क्विंटल पर लेकर जाते हो और फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करते, तब डेफिनेटली ज़मीन खराब होगी। लेकिन यदि आप उसको करते हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप उससे उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करते हो, ना कि उसको आप इस डायरेक्शन में ले जाते हो कि जमीन को फर्टिलाइजर ने खराब कर दिया। प्रोफेसर रमेश चंद्र कोई सामान्य नाम नहीं है। उनके कंधों पर भारतीय कृषि क्षेत्र के विजन, स्ट्रेटजी और एक्शन एजेंडे की जिम्मेदारी है।
वो किसानों की आय दुगनी करने के सरकार के विजन से भी जुड़े हैं और ऐसा महसूस होता है कि बहुत से लोग केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण नकारात्मकता के शिकार हैं। प्रोफेसर रमेश का कहना है कि 2005 के बाद से कृषि क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है और पिछले 10 साल में तो कृषि उत्पादन और आय 4% की रफ्तार से बढ़ी है। इस रफ्तार में उर्वरकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले एग्रीकल्चर इनकम में बहुत फ्लक्चुएशन आती थी, ड्राउट आते थे, उससे आउटपुट कम हो जाता था। यदि आप उसको ओवरऑल देखो तो पहले 10 में से 4 साल में ग्रोथ नेगेटिव होती थी, फिर 3 साल हुए, फिर 2 साल हुए, लेकिन आप लेटेस्ट 10 साल देखो तो एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव हुई हो। वो ऊपर नीचे हुई है लेकिन नेगेटिव नहीं हुई। ये एक दूसरी बड़ी उपलब्धि हुई है। तीसरी उपलब्धि है कि हम अपने देश की तुलना अक्सर चाइना से करते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक ने अभी जीडीपी एग्रीकल्चर के पिछले 10 साल के आंकड़े दिए हैं, उसमें हमने चाइना को थोड़ा सा, चाइना से ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट आया है। यदि आप 10 साल का ट्रेंड देखो तो 10 साल में इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा है और चाइना को हमने क्रॉस किया है, जो मेरे विचार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ यदि हम प्रति व्यक्ति हम कितना अन्न पैदा करते हैं, उसमें पिछले 20 वर्ष में 50% की वृद्धि हुई है। उर्वरक उद्योग को इस बात की भी शिकायत है कि मिट्टी की खराबी का कोई भी कारण हो, इल्जाम उर्वरकों पर ही जाता है। कई बार लोग भावुकता में बहकर भी ऐसी बातें कर जाते हैं। खास तौर से पंजाब और हरियाणा में अक्सर कहा जाता है कि धरती हमारी माँ है और अब ये माँ बीमार हो गई है, जबकि विशेषज्ञों की माने तो पंजाब की धरती को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर गड़बड़ कहाँ है? हमें उसको देखना चाहिए, क्या इसमें गलत तरीके से फर्टिलाइजर अप्लाई किया गया या किसी और बात को हमने कहा जिससे ये हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि यदि प्रोडक्टिव एरिया जैसे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है, जहाँ आप 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर हर साल ग्रेन लेते हो और फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई करोगे तो 2 साल में ही वो ज़मीन सचमुच में वो उपजाऊ नहीं रहेगी। तो ये फर्टिलाइजर ज़मीन को ख़राब कर रहा है या हाई प्रोडक्टिविटी लेने के लिए ज़मीन को तैयार कर रहा है। तो ये एक जो है भ्रांति और वास्तविकता, हमें इसको देखना होगा। The scientists across the world have had a consensus of fact that fertilizers have contributed significantly to the productivity of food grains, which helps to sustain the huge population. The production of large-scale fertilizers to support high-yielding varieties of crops have led to the green revolution in India. This has helped India to become from food dependent to a self-reliant in food grain production. India is well positioned as an agrarian economy, and there are a lot of myths which are there about the fertilizer use. प्रोफेसर रमेश चंद्र का तो यहाँ तक मानना है कि उर्वरक हमारे भोजन की गुणवत्ता को खराब करने की बजाय उसमें सुधार करते हैं। दरअसल फसलों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ये नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से दिया जाता है। गेहूं को ही ले लीजिए, अगर इसमें अलग से नाइट्रोजन नहीं देंगे तो 7% से अधिक प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, जबकि सही मात्रा में नाइट्रोजन प्रोटीन की मात्रा को 11% तक पहुंचा सकता है। खाद्य पदार्थों में जिंक और आयरन की भी कमी को भी इसी तरह पूरा किया जाता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं रासायनिक उर्वरकों से जुड़ी भ्रांतियां और हकीकत के बारे में। कहीं मत जाइएगा, कुछ और बातें आप तक पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
रासायनिक उर्वरकों के संभावित नुकसान को देखते हुए किसानों के बीच जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है और सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह के कदम उठा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वाकई में क्या प्राकृतिक और जैविक खेती में उस तरह की उत्पादकता होती है? क्या ये फैसला सही है कि एक झटके में पूरी की पूरी जमीन को प्राकृतिक या फिर जैविक खेती में तब्दील कर दिया जाए? आइए जानते हैं। खेती की जैविक और प्राकृतिक पद्धतियों को आधुनिक कृषि के बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ये ऐसी विधियां हैं जो मिट्टी के जैविक कार्बन में सुधार लाती हैं और उसे प्राकृतिक रूप से उर्वरता प्रदान करती हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और खाद्य पदार्थों की तेजी से होती मांग इनके आगे बड़ी रुकावट है। जैविक और प्राकृतिक तरीके से फसल उगाने पर उत्पादकता 30 से 35% तक कम हो जाती है। अगर हम इन विधियों को बहुत ज्यादा तेजी से अपनाएंगे तो देश में खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है, जैसा कि 2 साल पहले श्रीलंका में देखने को मिला। अप्रैल 2021 में यहां अचानक रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश अपनी भोजन जरूरतों को दूसरे देशों पर निर्भर हो गया। इसके अलावा वहाँ का कृषि क्षेत्र पूरी तरह चरमरा गया। हालांकि 6 महीने बाद ही प्रतिबंध को वापस ले लिया गया। इसके बावजूद देश को बहुत ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के उदाहरण से ये नतीजा निकला कि रासायनिक और जैविक दोनों तरीकों को साथ लेकर चलना ही बेहतर है। मिट्टी का जो जैविक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन जिसे कहते हैं, उसमें लगातार घटत हुई है या कमी आई है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जिन क्षेत्रों में किसान भाइयों ने रासायनिक उर्वरकों के साथ अगर मैन्योर्स का इस्तेमाल किया है, हरी खाद का इस्तेमाल किया है, कंपोस्ट का या गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, उन क्षेत्रों में ऐसी जगहों पर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन में कोई कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्याप्त मात्रा में हम उर्वरकों का उपयोग करते हैं, पर्याप्त मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, जो रिकमेंडेड, जो सिफारिश की गई है उतनी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और साथ में ऑर्गेनिक का सप्लीमेंटेशन हो, तो उन जगहों पर मिट्टी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती है। अब कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो, कहाँ पर न हो, ये एक मुद्दा समझने का है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसे कहते हैं ICAR में पिछले लगभग 20 वर्षों से या 22 वर्षों से, 2 दशकों से अधिक समय से हम बार बार ये कहते आए हैं कि ये जो सिफारिशें की गई है फर्टिलाइजर्स की, सिफारिशें तो की गई है, लेकिन ये सिफारिशें ये सिर्फ ब्लैंकेट टाइप की सिफारिशें नहीं है। और कितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो, उर्वरकों का इस्तेमाल कितना किया जाए, ये मिट्टी की जांच पर आधारित हो। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनमें जैविक खाद बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं, लेकिन जैव उर्वरकों के साथ शेल्फ लाइफ की समस्या है। ये बहुत जल्द कमजोर पड़ने लगते हैं और सिर्फ 2-3 हफ्ते के बाद ही इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। अगर कोई ऐसी पॉलिसी बने और ग्राम पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर इनकी उपलब्धता करा दी जाए किसानों को, और इस आधार पर अगर 15 से 20% फर्टिलाइजर में हम कमी कर दे या रिकमेंडेड फर्टिलाइजर में कमी कर दे, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा और हम इस देश में कम से कम फर्टिलाइजर यूज करके अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। प्रोफेसर रमेश चंद्र ने 20% जोत को जैविक या प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का एक रोड मैप तैयार किया है। ये काम चरणबद्ध तरीके से होना है और इसमें कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा। इतने समय में 20% जमीन को परिवर्तित करने के बावजूद देश की खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर हमारे देश में 8% क्षेत्र ऐसा है जिसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गंगा के दोनों किनारों के आसपास प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का मंसूबा बनाया है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सरकार की उस उर्वरक नीति के बारे में जब से कृषि में रसायनों के इस्तेमाल को मंजूरी मिली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं रासायनिक उर्वरकों की, उनसे जुड़ी भ्रांतियों की और हकीकत की। हमारा देश जो कि कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अपने खाद्य सुरक्षा के लिए हमें विदेशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था और विदेशों से हमें अनाज लाना पड़ता था। इसी जरूरत ने हरित क्रांति को जन्म दिया। उस समय ऐसी उर्वरक नीतियां बनाई गई जिससे रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कृषि में मंजूरी मिली, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। 50 के दशक में जब देश की उर्वरक नीति निर्धारित की गई तो कुल खाद्यान्न उत्पादन महज 51 मिलियन टन के आसपास था। फिर हरित क्रांति आई और रासायनिक उर्वरकों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद से देश खाद्यान्न उत्पादन में लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। आज कुल खाद्यान्न उत्पादन 330 मिलियन टन को पार कर गया है। इसी उत्पादन का नतीजा है कि देश खाद्यान्न आयात से निर्यातक बन गया है। हालांकि कुछ लोग अत्यधिक उत्पादन के पीछे उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को भी एक वजह मानते हैं, मगर ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हमारा देश प्रति एकड़ उर्वरक उपयोग के मामले में कई दूसरे देशों से पीछे है। कोरिया में 577 किलो पर हेक्टर फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। इजिप्ट में 380 के आसपास किलो फर्टिलाइजर पर हेक्टर लगाते हैं। अपने बाजू में बांग्लादेश में 308 है किलो पर हेक्टर। और जब हम इंडिया का देखते हैं, इंडिया में 166.9 किलो पर हेक्टर है। दूसरी ओर उर्वरक उद्योग का ये भी कहना है कि रासायनिक उर्वरक पूरी तरह रासायनिक नहीं है, बल्कि इन्हें भी प्राकृतिक माध्यमों से ही तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पर फॉस्फेट प्राकृतिक चट्टानों से आता है और MOP प्राकृतिक पोटाश से। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन हवा से ली जाती है। अगर ऐसा है तो इसमें रसायन कहां से शामिल हो गया? इसे समझने के लिए हमें फॉस्फेट का उदाहरण लेना होगा। रॉक से जो फॉस्फेट निकलता है उनमें कई ऐसी चीजें मिली होती हैं जिनका मिट्टी की उर्वरता में कोई योगदान नहीं होता। इन्हें हटाने के लिए रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई उर्वरकों को एक साथ मिलाने के लिए भी रासायनिक विधि की जरूरत होती है। NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर इन्हें अलग अलग देंगे तो किसानों को ज्यादा मेहनत करनी होगी और समय भी ज्यादा लगेगा। रासायनिक विधि को अपनाकर तीनों को एक जगह कर दिया जाता है। पोटैश जो है वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है। फॉस्फेट भी जो है, रॉक फॉस्फेट, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है। साइंस कहाँ आता है, केमिकल कहाँ आता है कि उसमें जो नॉन यूजेबल इनर्ट मटेरियल है उसको निकाल दें, उसको कैसे इफ़ेक्टिवली एक साथ दें, वहीं पे केमिस्ट्री आती है। तो ऐसे नहीं है कि ये केमिकल है इसलिए ख़राब है, मगर जो ऑर्गेनिक जो कहते हैं ना, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम है। होता वो भी वही है। हाँ, मगर न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर उसमें 50 है तो इसमें 5 है, तो कभी क्या होता है कि फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट अगर आपको पहुंचाना है तो वहाँ न्यूट्रिएंट तो बहुत कम है। तो हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ये देख रहे हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहना अच्छा है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक है उससे सॉइल कंडीशनिंग बहुत ही अच्छा होता है, मगर न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है। तो दोनों का एक साथ में रहने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत ही अच्छा असर रहेगा। भारतीय उर्वरक संघ के वार्षिक सेमिनार में उर्वरकों के समुचित इस्तेमाल पर जोर दिया गया है और सब्सिडी पर भी सवाल खड़े किए गए। विशेषज्ञों का कहना था कि सब्सिडी के कारण कुछ उर्वरक बहुत ज्यादा सस्ते हो गए हैं, जबकि कुछ दूसरे जरूरी उर्वरक महंगे हैं। ऐसे में किसान सस्ते उर्वरक ज्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, जिससे पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा। हम लोग आजकल पिछले 30-40 साल से जो फर्टिलाइजर बेचते हैं और जो फर्टिलाइजर हम लोग आप लोगों तक लेके आते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ।
सेम यूरिया, द सेम DAP जो पहले भी बिकता था 30 साल पहले, अभी भी यही कर रहे हैं। बट आपके फार्म का जो रिक्वायरमेंट है, उसका रिक्वायरमेंट बहुत बदल चुका है। आपका सॉइल हेल्थ के कारण जो रिक्वायरमेंट है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। इस कारण आप लोगों को ज़रूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र को यूज़ करना चाहिए। एंड आई थिंक जो कस्टमाइज फर्टिलाइज़र जो सोल्यूशन जो ग्लोबली यूज़ करते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। इसके लिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को सरकार की मदद चाहिए होगी, बिकॉज टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इन इंडिया, कोई नया प्रोडक्ट लेके आने के लिए द काइंड ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आज के दिन पे बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे आप सब लोगों को अच्छा बेनिफिट मिले। किसान पहले ही खेती की बढ़ती लागत से परेशान हैं। ऐसे में अगर सब्सिडी हटा दी गई तो उनके लिए खेती करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार को इस बात का बखूबी अंदाजा है। अपने संबोधन में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि कीमतों की कोई समस्या नहीं है। हमें सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है। सब्सिडी इज नॉट इश्यू इज कार्टेलिंग, इश्यू इज सिचुएशंस बेस्ड प्राइस नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा ग्राहक आपको कहां से नहीं मिलेगा। मैं इंडियन कंपनी, जॉइंट वेंचर सभी के हित में कहना चाहता हूं, फॉरेन कंपनी को भी कहना चाहता हूं, आप इंडिया के मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए इंडियन कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म करिए, इंडिया पैसिफिक प्राइस करिए, प्राइस फ्लक्चुएटेड मत करिए। जैसा आप करते जाएंगे ऐसा अल्टरनेट फर्टिलाइजर पर जोर से जाते जाएंगे। ये किसी के हित में नहीं है। जो घटती जोत है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और घटती जोत से उत्पादन बढ़ सकता है कि नहीं, यह एक भ्रांति है, और वास्तविकता यह है कि उससे उत्पादन बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? उसके लिए आप जो बातचीत चल रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बातचीत चल रही है, और उसमें भी एक संदर्भ आता है कि फर्टिलाइज़र कंजम्पशन बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है। अब यह भी एक भ्रांति है, और इसमें वास्तविकता क्या है यह आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्टिलाइज़र कंजम्पशन बढ़ने से प्रोडक्शन का क्या रिलेशन है, इसको किसान से बेहतर कोई नहीं समझता। क्योंकि जो आप 1950 में जो उत्पादन या उत्पादकता आपको मिलती थी, वह आज किस स्तर पर है, उसके लिए कितने आदानों का प्रयोग करना पड़ रहा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। और आपने पाया है कि आप अपने खेत में जितना खाद डाल रहे हैं, खाद की मात्रा बढ़ती जा रही है। कुछ अन्य कारण भी हैं जिसके कारण खाद की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कारण यह है कि जो उपलब्ध है आसानी से, उसका उपयोग आप करते हैं, और आपका उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन जो अनुपात है उसमें गिरावट आई, जिसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत तरह की बीमारियां खेती में आपके सामने आई हैं, जो कीट पतंगे बीमारियां, आपको व्याधियां जो पहले नहीं होती थी, वो आपको देखने को मिल रही हैं। चाहे कपास का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां आ रही हैं। क्योंकि किसान भाई खेत में ही रहते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा इसको लेके प्रभावित होते हैं, और उनका उत्पादन भी प्रभावित होता है। देखिए, पानी के लिए तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि धरती पर सीमित है जल, और ख़त्म हो गया तो तरसेंगे कल। लेकिन खाद के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि ये खाद जो है कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। जैसे आप नाइट्रोजन की बात चल रही थी, नाइट्रोजन की बात चल रही थी, तो जहाँ कंप्लीट साइकिल है, देखिए जो भी चीज़ है ये आपस में जुड़ी हुई है। जब चीज़ें आपस में परस्पर संदर्भित होती हैं या इंटर रिलेटेड होती हैं, तो उससे क्या बोलता है, साइकिल बनती है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन तो कंप्लीट साइकिल है, वातावरण में भी नाइट्रोजन है। आपके बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक की बात हो रही थी, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खाद के उपयोग करने की आवश्यकता है, यह एक भ्रांति है। वास्तविकता क्या है, इसके बारे में आप विचार करिए, क्योंकि इसका आप प्रबंधन अगर सही तरीके से करें, अगर आपको उचित जानकारी एग्रो एडवाइजरी एक्सटेंशन सर्विसेज के द्वारा आप तक पहुंचे, तो आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। बहुत से नए उर्वरक भी आ रहे हैं, जिसका जो प्रयास है वो यही है, टारगेटेड एप्लीकेशन, यानी लक्षित प्रयोग। कुल मिलाकर जरूरत इस बात की है कि उर्वरकों की दक्षता बढ़ाई जाए, ताकि कम मात्रा में डाले गए उर्वरक ज्यादा समय तक पोषण देते रहें। इस दिशा में काम भी हुआ है। भारत ने नीम लेपित यूरिया,
नैनो यूरिया और नैनो DAP तैयार किया है। यूरिया जो नॉर्मल यूरिया होता है उस पर कोटिंग किया गया है एंड दैट इज एम्बेडेड यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सस्टेन रिलीज ऑर्गेनिक मैटर के साथ कोट किया है। NUE इज अ टर्म जैसे कि न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी, क्योंकि आज के बिना कोटिंग का जो यूरिया होता है दैट इज़ वोलेटाइल, वो हवा में निकल जाता है, सॉइल में पीछे रह जाता है। कोटिंग करने से 50% यूरिया कंजम्पशन सेव हो जाएगा। 50% यूरिया कंजम्पशन मीन्स 50% सब्सिडी बच जाएगा। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड दिस इज़ नॉट अ लिक्विड यूरिया, दिस इज़ अ पाउडर यूरिया जो आज कोटिंग, सपोज कोई RCF मान के चलिए या XYZ कंपनीज जो यूरिया मैन्युफैक्चर करते हैं उनके वहाँ ये कोटिंग होने के बाद एफिकेसी यानी एफिशिएंसी वही 100 किलो की रहेगी मगर 50 किलो में डोज हो जाएगा। जो NPK हैं, जो मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो इसेंशियल है ही प्लांट में, पर आप जब देखने जाओगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्लांट में कितनी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से प्लांट को कितना नुकसान होता है। आप एक ग्रेन साइज जो इम्पैक्ट होती है, आपका फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, अगर आपका कुछ एलिमेंट्स ना हो माइक्रो न्यूट्रिएंट तो वो नहीं प्रोवाइड हो पाती। जिंक की कमी से आप देख सकते हैं ये कि अब ये जिंक है आपका, तो जिंक की कमी से आपकी जिंक में आपका जिंक की कमी हो जाती है तो पेडी में आपका खेरा डिजीज़ हो जाता है। इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए हमने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेवलप करे हैं। जैसे हमने ये जिंक ऑक्साइड 39.5% किया है, इसमें 70% जिंक आता है। उसके अलावा मेरे पास ये बोरोन है 11%, इथेनोलैमीन, ये प्रोडक्ट हमने डेवलप किया हुआ है। इसका 250 ml पर एकड़ का डोज आता है। तो इसको आप अगर एज ए रिक्वायरमेंट देखें तो अगर आपको लगता है कि आपको बोरोन डिफिशियंसी ज़्यादा है तो 500 ml तक आप इसको लेके जा सकते हैं। इसका कोई आपको इम्पैक्ट सोइल पे नहीं मिलेगा कि आपका कंटेंट रह गया। जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग करने वाले फर्टिलाइजर्स में देखते हैं, सल्फेट्स में देखते हैं, आपकी सोइल की pH चेंज हो जाती है। इन फर्टिलाइजर्स जो हमने डेवलप किए हुए हैं, इन फर्टिलाइजर्स की वजह से आपके क्रॉप की जो सोइल है, फर्टिलिटी है, वो कभी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बेहतर होएगी। अगर बैलेंस न्यूट्रिशन किया जाए, माने कि संतुलित पोषण में सारे तत्वों की उपलब्धता की जाए, तब जाके फसल सुरक्षिता हम हासिल कर सकते हैं। पर्यावरण में भी इसका अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, इसके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। फार्मर की इनकम माने कि कृषि की आमदनी अच्छी तरीके से बढ़ सकती है, मिट्टी महफूज रह सकती है, जलवायु परिवर्तन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इसका। और पानी की क्वालिटी आज सबसे बड़ा विषय है। ये सारा जो एक्सेसिव फर्टिलाइज़र, अत्याधिक जो सिर्फ 2 तत्वों पे जो बना हुआ है, आज तक की कृषि सिर्फ 2 तत्वों पे आधारित रही है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पानी में भी आए हुए हैं। तो वो एक्सेस को कम करके बाकी के तत्वों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो दिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इससे काफ़ी कृषि, सिर्फ कृषि ही नहीं, एनवायरनमेंट और जलवायु परिवर्तन में हम बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। नैनो यूरिया सामान्य यूरिया के उपयोग को 50% तक कम करने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर ड्रोन के जरिए छिड़काव भी उर्वरकों की जरूरत को कम कर देता है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने रासायनिक उर्वरकों से जुड़ी हुई भ्रांतियां और हकीकत पर विस्तार से बात की। आशा करते हैं कि आपके भी मन में जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिल गया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddkrishivishesh@gmail.com। हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।